हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपका अपना फिजिक्स गुरु आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे जिनको ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जब भी आप नाम सुने थे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में, लेकिन अब यहाँ से एक नया टॉपिक आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से निकालना सीख लेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिनमें इन दोनों का एप्लीकेशन करेंगे। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कैसे ईजाद हुआ, इसको कैसे डिटेक्ट किया गया है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा कहानी उनको सुन लेते हैं, उनके बाद जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। अगर आप हेडिंग लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं कि ये कैसे इसका डिटेक्ट पहले किया गया होगा। तो एक साइंटिस्ट आता है ओस्टर्ड। तो ओस्टर्ड का नाम अगर आप लोग नहीं सुने हैं तो पहली बार सुन लीजिए कि इन्होंने ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेक्ट किया था। तो ये करंट के मूविंग चार्ज की वजह से अगर निकाला गया था तो पहले सबसे पहले ये ओस्टर्ड के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये लगभग 1820 की बात है। तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसी में ये बात को बताया। तो पहले देखिए हेडिंग लगाया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनको B से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर साइन दे देते हैं। तो साइंटिस्ट था ओस्टर्ड, इसका नाम लिख देते हैं OERSTD। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे तो अगर कोई कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर को लिया, जैसे मान लीजिए कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इनसे करंट जा रही है, तो इनके बगल में ये मैग्नेटिक नीडल के लेकर आया, मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आया। तो आप लोग मैग्नेटिक कंपास के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। मैग्नेटिक कंपास एक तरह का जो है सो एक डिटेक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के अगल बगल जब रखते हैं तो उनके अंदर जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब करंट कैरिंग वायर के बगल में लेकर के आया, इसके नियर लेकर के आया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन, जैसे मान के चलिए पहले इनकी सुई इस तरह था, जैसे इनसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, ये कुछ डिफ्लेक्ट कर गया, इनके अंदर जो है सो डिफ्लेक्शन आ चुका है और ये इस तरह से आ गया है। ये मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये मैग्नेटिक कंपास है। जब मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग वायर के नियर जब लाया गया तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ आ गया है, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया है। साथ साथ ये भी देखा गया कि जब करंट का डायरेक्शन को चेंज कर गया तो इसका डिफ्लेक्शन रिवर्स आ गया है। अगर यहाँ पे हम बताना चाहेंगे तो देखिए ये करंट जब इस करंट को रिवर्स कर दिया तो इस बार डिफ्लेक्शन जो आने वाला मैग्नेटिक कंपास के अंदर इस तरह से आ गया, यानी कि करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी शायद चेंज हो रहा, तभी तो ये डिफ्लेक्शन रिवर्स आ गया है। तो यहाँ से जो है सो पता चल गया कि मैग्नेटिक करंट कैरिंग कोई वायर है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या उसके चारों तरफ जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया करंट कैरिंग कंडक्टर कहिए चाहे वायर कहिए, बात एक ही है। कंडक्टर या इसी को ब्रैकेट में वायर लिख देते हैं। वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला जो होता है वो मैग्नेट होता है। जनरली जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है चार्ज की वजह से, उसी तरह से जब कोई मूविंग चार्ज है, अगर ये कंडक्टर के अंदर देखा जाए तो नेट चार्ज जो होती है वो जीरो होती है,
तो कंडक्टर लेंगे, जितना है उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा। तो अभी भी ये कंडक्टर न्यूट्रल, लेकिन जब इसके अंदर चार्ज जब मूव करती है तो इनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर वो मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स बिहेव्स एज मैग्नेट। ये एक मैग्नेट आ गया है, इन्हीं का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सोलेनॉइड के अंदर, वहाँ से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाएंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग तैयार करेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एक्टिव करेंगे और उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म। तो ये भी देखा गया कि अगर जैसे मान के चलिए एक ये कंडक्टर है तो इसमें चार्ज का इन्फ्लुएंस दिखा देते हैं, इनके साथ ये करंट इससे कंडक्टर के थ्रू फॉलो हो रही है। अगर इनके बगल में एक चार्ज को रखा गया, ये क्या रेस्ट चार्ज है, अगर रेस्ट चार्ज को ये कंडक्टर के बगल में जब रखा गया तो इनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसमें किसी तरह का फोर्स इफेक्ट नहीं किया। जब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में जब चार्ज को हम कहें कि चलो आप मूव तुम करके दिखाओ, तो अब ये अभी भी ये करंट इसके अंदर से आई फॉलो हो रही है। अब ये चार्ज जो है सब मोशन में, ये चार्ज किस में, चार्ज इन मोशन, चार्ज को मान कर चलिए हम वेलोसिटी दे दिए इस तरफ कह के, तो इस तरफ से फॉलो हो जाओ, तो ये ऊपर न जा करके कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसे होकर के ये कंडक्टर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है। तो ये देखते हैं ये क्या हो चुका है, डिफ्लेक्ट। अब ये डिफ्लेक्ट जो हुआ है किनकी वजह से हुआ है, जैसे चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट कौन सा हुआ है, चार्ज हुआ है। और डिफ्लेक्ट जब हुआ तो इनके ऊपर किसी तरह का उसको कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो इस पर जो है सो बता सकते हैं ड्यू टू सम फोर्सेस, ड्यू टू सम फोर्स। क्योंकि यहाँ तो देखा जाए तो करंट के बगल में, अगर इस न्यूट्रल के अंदर देखा जाए कि ये तो कंडक्टर के अंदर जानते हैं कि जनरली आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेस्ट चार्ज पे भी लगती है और मूविंग चार्ज पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इनके ऊपर रेस्ट में भी लगती, क्योंकि हम जानते हैं जनरली कंडक्टर जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो इनके ऊपर अगर कंडक्टर के ऊपर देखा जाए तो कंडक्टर के अंदर अगर फ्री चार्ज भी है, अगर फ्री चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेस्ट चार्ज पे भी लगती है, जनरली ये रेस्ट चार्ज के ऊपर भी प्रोड्यूस होती है। जिससे मान के चलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगी, जिसको हम लोग एफ जो आएगा वहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, एफ दिखा सकते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मूव करा दे तब भी चार्ज होती है, जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन को हम इस तरफ मूव करा देंगे, अब इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मूविंग चार्ज पे भी लग रही थी और स्टैटिक से लग रही थी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का जब इफेक्ट होती है वो सिर्फ मूविंग चार्ज पे होता है। जब चार्ज मोशन में रहेगा तब रेस्ट चार्ज के ऊपर किसी तरह का इन पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यहाँ पे जो कुछ फोर्स आया ये आया फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स जो अराइज हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ था। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ले तो इसको लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या अपना वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें, एसआई यूनिट जो है सो हम लोग टेस्ला करते हैं जनरली। इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला होता है, या इसी को वेबर पर मीटर भी, वेबर यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। ये सब साइंटिस्ट का नाम है, उन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है ये सब यूनिट को। तो अगर आप लोग भी वहाँ पे रहते तो आप भी कुछ ईजाद करते तो आपके नाम पे भी हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे जो एक टेस्ला था तो टेस्ला के नाम पे आएगा, इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका
यूनिट होता है। टेस्ला कहिए चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर के, जनरली वेबर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। जिस तरह से इससे पहले आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, इसी तरह से यहाँ पे आने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। और जैसे जनरली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स E/A। तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा B/A। तो इस एरिया से जब डिवाइड कर देंगे तो एरिया का यूनिट जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ से एक रिलेशन भी है कि 1 टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस। गॉस लॉ पढ़े थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़े होंगे। तो ये 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। जनरली आप लोग जानते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को किए थे, अगर इसका ई नेट निकालना है तो E1 + E2 + E3 किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे हम लोग बी नेट निकालने के लिए B1 + B2 + B3 वेक्टर सम कर देंगे। तो ये फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करता है, ये भी लिखना चाहेंगे। तो फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सब बेसिक बात थे। तो जनरली हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। तो इनके लिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट है बायो-सावर्ट लॉ, यानी कि इनका नाम में तो लिखा हुआ बायो-सावर्ट लॉ। जनरली यहाँ पे टी साइलेंट होता है इसलिए उसका नाम बायो-सावर्ट लॉ पढ़ते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ पढ़े थे, उसी तरह का एक यहाँ पे जो लॉ आने वाला है उसको बायो-सावर्ट लॉ करेंगे। वहाँ पे स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए था, यहाँ पे एलिमेंटल करंट रिंग के लिए यहाँ पे पढ़ेंगे वाले हम लोग। तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या कैलकुलेशन कहें बात एक ही है। तो हेडिंग दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। तो बी कह दिए तो समझ जाइए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ, यानी कि जनरली बायो-सावर्ट लॉ, ये टी साइलेंट होता है, बायो-सावर्ट लॉ। इन्होंने एक लॉ दिया है और इन्होंने बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि एक ले लीजिए, ये कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस P पॉइंट पे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो इन्होंने कहा कि नहीं हम बता नहीं सकते हैं। तो कहा कि आप क्या बताएंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर इस पे अगर कोई एलिमेंटल रिंग करा जाए या एलिमेंटल पार्ट किया जाए DL, तो DL के वजह से इस R डिस्टेंस पे, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है, तो इस P पॉइंट पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बताया। जिनकी DL लेंथ है तो इसको DB आएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू DL लेंथ ऑफ वायर। DL लेंथ के लिए दिया, जनरली इसको DB कंसिडर करते हैं। अगर पूरे लेंथ के लिए B है तो छोटे से लेंथ के लिए DB होगा, इसको DB कर DB। तो इन्होंने बताया कि जो DB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर करंट को हम लोग चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज आएगा। अगर करंट को इंक्रीज करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। साथ साथ ये भी बताया कि DB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL लेंथ होता है। अगर DL लेंथ को इंक्रीज करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इनके बीच का एंगल, अगर मान लीजिए एंगल थीटा है, अगर एंगल को चेंज करेंगे, थीटा को चेंज करेंगे तो साइन थीटा भी इंक्रीज करता है। और साइन थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो साथ साथ ये भी इंक्रीज करेगा। और साथ साथ ये भी देखा गया डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर से घटता है। अगर DB को अगर R डिस्टेंस को बढ़ाया गया तो देखा कि स्क्वायर टाइम्स होकर के ये डिक्रीज कर रहा है। इन सबको मिलाया गया तो इनका दो फॉर्मेट निकाला गया। तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखने वाले हैं जिसमें आ जाएगा, उसके बाद स्केलर फॉर्म बताएंगे। तो DB का जो वेक्टर फॉर्म आया
वो आया। यहाँ पे अगर सबको मिलाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जिसको म्यू नॉट बाय 4 पाई कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है कांस्टेंट एक, इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू। ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे ये बता दें ये क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है एक कांस्टेंट है, और इसको कहते हैं म्यू नॉट को परमिटिविटी ऑफ, जनरली इसका कांस्टेंट है और इसका वैल्यू जो होता है 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट में, इसका यूनिट में भी बताने वाले हैं। अब इनका स्केलर फॉर्मेट लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी एल क्रॉस आर को जनरली आप लोग पहले जानते होंगे कि डी ये हो गया डी एल, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। जनरली डी एल लेंथ, अगर डी एल लेंथ का जो है सो डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो डी एल लेंथ का भी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी एल का डायरेक्शन ऊपर है और आर इस तरफ है, ये आर इस तरफ, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डी एल क्रॉस आर आ जाएगा, क्या डी एल क्रॉस आर जो आ जाएगा वो डी एल आर साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे डी एल क्रॉस आर का वैल्यू, तो ये इसको लिख रहे हैं यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। तो यहाँ से एक आर और एक कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो स्केलर फॉर्म जो डी बी आ गया यहाँ से, इसमें डायरेक्शन को हम लोग डिटरमाइन नहीं किया। अगर यहाँ पे देखें तो डी एल क्रॉस आर करके अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्शन निकालने का भी इसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये स्केलर फॉर्म में आ गया है, इसको अगर याद करना चाहेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जनरली इन्हीं के फॉर्मेट में याद करते हैं और इसी के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसके लिए एक राइट हैंड पाम रूल दिया गया है, उनको भी बताएंगे। तो यहाँ से आ गया है। अब म्यू के बारे में बात कर ले तो ये क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम आ जाएगा। यहाँ पे जो होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, वैक्यूम कहिए चाहे फ्री स्पेस के, बात एक ही है। और एक बात आपको याद ये भी होगा कि म्यू आर जो रिलेटिव निकालते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया, इसको कहेंगे हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इतना इन्फॉर्मेशन जो है सो आपको मैग्नीट्यूड निकालने के बारे में बताया गया। जनरली फॉर्मेट में इसको याद करना है, इस फॉर्मेट में इन्हीं को लर्न कर लेना है। ये हो गया स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। तो बायट्स और सावर्ट लॉ अगर हम जनरली याद करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर स्केलर फॉर्म में अगर निकालना है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। तभी आपको हम निकाल के दिखाने वाले हैं। अगर इसको पोस्ट कर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सी है, डायरेक्शन ऑफ बी। तो जनरली यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, इससे करंट आई फॉलो हो रहा है इस आर डिस्टेंस पे, यहाँ से लेकर के डी एल लेंथ की वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड डी भी प्राप्त हुआ था। ये आर हो गया और ये पी है। अगर हमको इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन करने के लिए हम लोग सिंपली डी एल क्रॉस आर कर सकते हैं। इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं, स्क्रू
रूल भी, चाहे या तो आप लोग चाहे तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 11th में बताया गया था। अगर जो हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, उनको राइट हैंड थंब रूल से, तो ये हो गया आर से राइट हैंड थंब रूल हो गया। तो स्क्रू रूल, स्क्रू रूल आप लोग जानते हैं कि जनरली स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज, अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जनरली देखेंगे दोनों का टेल से टेल मिलाना है। डीएल का डायरेक्शन देखेंगे तो डीएल इस तरफ है और आर का देखेंगे तो इस तरफ है। ये डीएल है और ये आर है। हमको क्या करना है, डीएल क्रॉस आर लेना है, तो डीएल को इस तरफ करना है। तो स्क्रू को यहाँ पे रखेंगे, इसको घुमाना चालू करेंगे, देखिए यहाँ से देख रहे हैं, इसको घुमाना चालू करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से जब पता चल रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का आया है इनवर्ड आ जाएगा। जनरली इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं और जब डॉट दे करके इसको घेर देते हैं इसको आउटवर्ड के लिए। ये पूरा फिजिक्स में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड आया है तभी इनवर्ड को इस तरफ दिखाते हैं और सॉरी आउटवर्ड को इस तरफ, इनवर्ड को इस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे डायरेक्शन आ गया है वो इनवर्ड की तरफ आ गया है, अंदर की ओर है। इनका एक शॉर्टकट तरीका भी है, अगर कोई इसको इस तरीक़ा से नहीं निकालना चाहता तो इसका शॉर्टकट तरीका है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड को, राइट को हम कैपिटल में से लिखें कि इसमें हाथ का बहुत इस्तेमाल होता है। तो जनरली मान करके चलिए हमको कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया है, इससे करंट आई फॉलो हो रहा है। इस पी पॉइंट पे हमको निकालना है डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से पी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है। तो राइट हैंड का रूम इस्तेमाल करेंगे, थंब को रखना है करंट डायरेक्शन में, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लिख देते हैं। थंब जो लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और अपने फिंगर को कर्ल करना है। कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर फिंगर। और जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे यही देगा गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए थंब को लेकर के हम यहाँ से लिए इसको कर्ल कर रहे हैं, यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। तो ये किसकी तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे बी का जो डायरेक्शन आ गया वो इनवर्ड आ गया है, ये इनवर्ड आ चुका है। अगर कोई चाहता है कि हमको एक क्यू पॉइंट है इस पे निकालना है, तो चलिए क्यू पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थंब के एलोंग रखना है। फिर से हमको करंट के एलोंग में थंब, तो ये थंब लिया और इसको कर्ल किया। तो कर्ल करने के बाद क्या, जिस पॉइंट पे हमको निकालना उस पॉइंट पे कर्ल करना। ऐसा नहीं कि यहाँ भी कर दें फिर पीछे भी कर दें। जिस पॉइंट पे हमको वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस फील्ड के उस पॉइंट के ऊपर जा करके हम लोग फिंगर कर्ल करेंगे। तो यहाँ पे फिंगर कर्ल करने के बाद आ रहा है आउटवर्ड, यानी कि आप लोगों की तरफ आ रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो आ जाएगा ये बी का डायरेक्शन आ गया है आउटवर्ड। पता चल गया। तो इनको लिखना चाहते थे लिख लीजिए। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिससे आपको डायरेक्शन निकाल कर दिखाना है। तो 4 क्वेश्चन लेंगे, चारों से आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा। तो इनको पॉज करके एक बार लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सब में एक ही रहेगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, आपको इस पी पॉइंट पे निकालना है। सेकंड, करंट इस तरफ जा रहा है, आपको इस क्यू पॉइंट पे निकालना है। और थर्ड, ये करंट जो आ रहा है आउटवर्ड आ रहा है।
करंट आउटवर्ड है तो यहाँ से आपको एक आर पॉइंट है, यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मान लीजिए ये ए डिस्टेंस दिया हुआ, ये ए हो गया। उसके बाद ये चौथा, यहाँ से इस पॉइंट पे एक एस दे दिया, ये इनवर्ड आ रहा है। ये जो जा रहा करंट इनवर्ड है, इसमें ये करंट है, यहाँ पे भी करंट दिखा देते हैं और इसमें भी करंट दिखा देते हैं। तो ये इनवर्ड करंट है। अंदर की तरफ जा रहा है। तो एक बार ट्राई हर कोई करेंगे। तो कर लिए। चलिए देखिए, पहले हम करने वाले यहाँ से हम देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखें करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है। राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कर करके हम लोग डायरेक्शन को फाइंड करने जा रहे हैं। तो थंब को रखना, राइट हैंड का थंब को ऐसा नहीं लेफ्ट उठा लेंगे, राइट हैंड का थंब को हमको रखना है करंट डायरेक्शन में। यहाँ पे रख दिया। कर्ल को, फिंगर को कर्ल करना उस पॉइंट पे जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया है, इनवर्ड। ये इनवर्ड आ गया है। और इस पॉइंट पे देखना है तो थंब को रखना है करंट के अलोंग, तो करंट के अलोंग थंब को रख दिया। और क्यू पॉइंट पे फिंगर को कर्ल कर लेंगे तो ये आउटवर्ड आ रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ गया है, आउटवर्ड को जनरली हम लोग डॉट दे करके सर्किल बना देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ गया है, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। अब चलिए इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए थंब का डायरेक्शन के अलोंग करंट बाहर क्या आ रहा था, थंब को इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे कर्ल करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा इस तरफ जाता। ये एग्जैक्ट 90 पे क्यों लिए, तो देखिए ये 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए पहले आप लोगों को बेसिक रूल तो पता ही होगा कि जो DL जो फाइंड करते हैं हम लोग किससे, DL क्रॉस R से। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, जो B जो होगा वो परपेंडिकुलर टू DL भी होगा और ये B परपेंडिकुलर टू R भी होगा। तो ये बेसिक रूल है। तो इतना तो हम लोग को दिमाग में हमेशा रखना है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डिस्टेंस यानी कि R के भी परपेंडिकुलर होगा और DL लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए DL लेंथ, DL किस तरफ जा रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में DL लेंथ होती है, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो इनसे हो करके ये परपेंडिकुलर तो है ही, जैसे अगर देखिएगा तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर में कहीं भी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है ही। और साथ साथ डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस तो डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर बना दी है। इसी रूल का फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो देखिए ये बाहर अंदर की तरफ जा रहा है, इससे नीचे लेना, कर्ल करना है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस ऐसे आ गया है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखना है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बेसिक रूल हम लोग को ये याद रखना है कि जो डायरेक्शन निकालने के लिए साथ साथ मैग्नेटिक डायरेक्शन का जो फार्मूला था B = μ0 डिवाइड बाय 4 पाई I DL क्रॉस R डिवाइड बाय RQ। ये फंडा हमेशा अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो वहाँ पे हम DL का एलोंग लेंगे, डायरेक्शन IJK के फॉर्मेट में रहेगा तो हमेशा इसका ही इस्तेमाल करेंगे। ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। ये कभी कभी फेल कर जाता है तो इनके बारे में कह सकते हैं ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज एप्लीकेबल। लेकिन ये राइट हैंड पाम रूल ये इस तरह से जो है सो हम लोग शॉर्टकट तरीका जब लगाते हैं तो शॉर्टकट तरीका का एक ही डिमेरिट है कि वो कभी कभी फेल कर जाता है। लेकिन जो ये हमारा है जो जनरल मेथड है ये हमेशा काम करेगा। तो इससे थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन ये राइट हैंड पाम रूल से हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। वहाँ पे हम लोग निकाले थे फाइनाइट वायर की वजह से अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। जो लोग हमारा पिछला लेक्चर देखे उसको याद होगा, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं तो आप लोग पढ़े होंगे। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे किसी पॉइंट पे फाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, यहाँ पे हम लोग उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आने वाला है। तो हेडिंग लगाएंगे
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो ये एक जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म को हम लोग देख लेंगे, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। इसका डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछता भी है, और जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में तो जानते ही होंगे कि सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बनाना होता है। तो इनका डेरिवेशन भी आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है। ये डेरिवेशन को घर पे भी 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक करंट कैरिंग वायर फाइनाइट ले रहे हैं। चलिए यहाँ से एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले लिए, तो ये ले लिए। यहाँ से जनरली हम लोगों को एक इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ले रहे हैं, एक ए डिस्टेंस पे। ये ए पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़कर देते हैं कि ये पी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। पूरे वायर की वजह से इनसे करंट फ्लो हो रहा है आई, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको डायरेक्शन अगर देखना है, देखिए डायरेक्शन इस करंट की वजह से निकालना चाहेंगे तो थंब रूल के राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन की तरफ हम लोग थंब रखेंगे, तो ये जो कर्ल करेंगे फिंगर को, तो देखिए इनवर्ड जा रहा है, तो डायरेक्शन इनवर्ड ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पहले इनको अगर देखेंगे तो यहाँ से एक लिमिट ले लेते हैं कि इनको यहाँ से हम लोग करेंगे, तो ये देखिए इस तरफ φ1 कंसिडर कर लेते हैं, और नीचे से ये हम एडजेक्ट बीच में इसलिए नहीं लिए कि ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल बीच में सिमेट्री की वजह से आप ऐसे कर देंगे। तो जनरल केस ले रहे हैं जिसमें ऊपर कुछ लेंथ लिए हैं और नीचे कुछ लेंथ, दोनों लेंथ बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इसको मिलाने वाले हैं। मान लिए कि ये एंगल जो है φ2 है, ऊपर एंगल जो φ1 था, नीचे वाला φ2 ले लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालना है कि अगर इससे L लेंथ नीचे, यानी कि L लेंथ नीचे कर लिए हैं, L लेंथ पे एक DL पोर्शन कट किए हैं, और पहले DL है क्योंकि हम लोग जनरली बायोट सावर्ट जो लगाते हैं वो पूरे करंट कैरिंग फाइनाइट वायर के बेसिस लगा नहीं सकते हैं, किसी एलिमेंटल पार्ट के लिए लगा सकते हैं। तो एलिमेंटल पार्ट हम लोग L डिस्टेंस पे कट कर लिए हैं, और यहाँ से देखते हैं कि इनको मैच करा देते हैं। यहाँ से मान लिए ये R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस दिया हुआ है A, ये जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है कि अगर जिस पॉइंट से A डिस्टेंस P पॉइंट पे, मानी कि P पॉइंट पे करंट कैरिंग वायर की वजह से A डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि A डिस्टेंस पे यानी कि A डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो कभी कभी किताबों में दिया जाता है कि लिमिट यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ लेते हैं, ऊपर वाला कोई नीचे वाला लेता है, लेकिन हम लोग जो लिए हुए हैं यहाँ से कंसिडर करेंगे। जब भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो इस पॉइंट से ही लेंगे। देखिए ये क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे लिए, ये बाइसेक्टर है, यानी कि सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कुछ एंगल ऊपर लिए हैं, कुछ कंसिडर नीचे किए हैं। तो जनरली इसको मेजर करेंगे तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से आप देखते हैं कि अगर एंगल हम इस तरह मेजर कर रहे हैं तो थीटा भी हम लोग यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कि ये थीटा यहाँ से आ गया है, और यहाँ से देखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा आ गया है। तो यहाँ से हम लोग के पास फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL लेंथ ऑफ वायर कहिए चाहे कंडक्टर कहिए, तो इसको हम लोग जनरली DB कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? DB। यहाँ से देखिए DB जो आने वाला है, अब सभी डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन सबका एक ही तरफ है, इनवर्ड की तरफ जा रहा था। हम लोग डायरेक्शन के बारे में उतना फोकस नहीं करेंगे, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे तो देखिए μ0 डिवाइड बाय 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, I इंटू DL साइन थीटा। तो इस बार थीटा जो है सो थीटा हम लोग कंसिडर क्या करते हैं DL और R के बीच में। जनरली जो लिए थे तो इस तरह से लिए थे, सॉरी इस तरह से था,
तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कंसिडर करते थे, तो इस बार एंगल क्या बीच में 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं IDL साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर आ जाएगा, दिख गया। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं बाहर नीचे की तरफ। ये म्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई आई DL साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है डिवाइड बाय r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर हमको इसी तरह से ये क्या किए dB आ गया है, ये dB आ गया है, तो ये पोर्शन यहाँ कट किए। इसी तरह से हम नीचे भी कट करते जाएंगे और ऊपर भी कट करते जाएंगे। तो इसी तरह से कट करते 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 मान चलिए यहाँ तक किए, फिर नीचे करेंगे। अब हर चीज़ का अगर देखेंगे कि यहाँ से, तो सबका डायरेक्शन इनवर्ड की तरफ। अगर यहाँ से देखेंगे तो इस पॉइंट पे अगर लेंगे तो करंट डायरेक्शन इस तरफ है, और इसको करेंगे तो ये भी इनवर्ड है। अगर करंट इस तरफ है और इनवर्ड ये है, तो सब परपेंडिकुलर ही जा रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो DL पार्ट कर रहे हैं, तो हमको टोटल चाहिए B, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो dB को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से म्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई आई DL कोस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम लोग। ये पोर्शन था, तो यहाँ से कुछ एंगल ऊपर मेजर किया और कुछ नीचे मेजर किए हैं। ऊपर φ1 गए हैं और नीचे φ2 गए हैं। तो यहाँ से ऊपर जब हम चलते हैं उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, और जब नीचे आते हैं, अगर मान के चलिए कोई एक एक्सट्रीम लाइन होता है, तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं, और जब नीचे चलते हैं तो नेगेटिव मानते हैं। उसी तरह से हम लोग इस तरफ से चलते हैं, इस तरफ से मानेंगे पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव मानेंगे। तो नेगेटिव कितना आया, -φ2, मतलब सबसे पहले एलिमेंट यहाँ कट करेंगे, उस तरह से जो ऊपर कट करते 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 हम लोग चलेंगे +φ1 तक। तो इसका लिमिट अगर देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -φ2 से +φ1। अब जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर कर लेते हैं। तो देखिए म्यू नोट बाय 4 पाई आई, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। म्यू नोट बाय आई 4 पाई कांस्टेंट ये बाहर आ गया है। हमारा r भी वेरिएबल है। देखिए r यहाँ से अगर ये है तो ये कुछ वैल्यू, अगर नीचे करेंगे तो r बढ़ता जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। थीटा भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, और DL भी वेरिएबल। 3 वेरिएबल हमको आ गया। यहाँ पे DL लेंथ को भी हमको रिड्यूस करना है, यानी कि इसको एलिमेंट करना है, r को भी एलिमेंट करना है, और थीटा है। तो तीनों वेरिएबल से किसी एक को रखेंगे तो हम लोग सबको थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अभी देखिए नीचे -φ2 से φ1 तक, तो अंदर बचा क्या, DL cos थीटा, DL cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो cos थीटा DL के टर्म में तो इंटीग्रेट होने से रहा। तो हम लोग यहाँ से एक कुछ तरीका अप्लाई करते हैं। तो चलिए, जिस तरह से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप लोगों को याद होगा तो वहाँ भी ऐसे किए थे कुछ। तो देखिए हमको यहाँ से दिख रहे हैं कि ये r में और a में डिस्टेंस है, क्योंकि हमको r को हटा करके a लाना। दिया तो a है, r वेरिएबल है, r तो अपने मन से कंसिडर किए हैं, और r और a में हमको रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से देखिए कोस थीटा निकालेंगे, तो कोस थीटा जनरली वेरिएबल है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा, देखिए आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो इनके सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस ये आ गया, तो बेस a है, तो a बाय r आ जाएगा। यहाँ से a बाय r, यहाँ से देखिए r इक्वल टू जो आ चुका है, इसको उस तरफ करेंगे तो a सेक थीटा, कोस थीटा 1 बाय कोस थीटा रहेगा, तो इसको सेक थीटा कर सकते हैं। यहाँ से r का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है। अब DL को हटा करके थीटा के टर्म में लाना है। तो देखिए r हमको थीटा और a के टर्म में आ चुका है, एक ही वेरिएबल रखना है थीटा के टर्म में। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो देखिए एक टेन थीटा उठाते थे, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाय A। तो यहाँ से टेन थीटा लेने वाले थे, टेन थीटा इक्वल टू L बाय A, यहाँ से आ जाएगा L बाय A। तो L इक्वल टू A टेन थीटा। अब दोनों तरफ क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा DL। A तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिए। अब इन सब का वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट B आ जाएगा। B आ गया है, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहेगा। ये
इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू से फाइव वन तक। DL की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा। तो DL की जगह पे आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा, और जो दिया हुआ है वो कोस थीटा, उसको भी लिखना ना भूलेंगे। डिवाइड बाय r के जगह पे क्या लिखना है, a सेक थीटा, तो r स्क्वायर है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए ये स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ a बचा। तो इस a को बाहर कर लेते हैं, और इधर क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल होकर के सिर्फ कोस थीटा डी थीटा बचा है। तो हम लोग यहाँ से सिंपली कर सकते हैं b इक्वल टू जो आ गया है, ये a को भी बाहर कर लेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई a इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव टू से फाइव वन आ जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे साइन थीटा होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई a, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा एक बार लिमिट माइनस 5/2 से प्लस 5/1 तक, सॉरी माइनस 5/2 से लेकर के 5/1 तक आ जाएगा। तो चलिए इस लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई a, हाँ इनटू एक बार अपर लिमिट साइन 5/1 माइनस में साइन माइनस 5/2 है, माइनस 5/2 है। आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा जो होता है वो ओड फंक्शन है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये बात आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक चीज़ें हैं पढ़े होंगे। तो यहाँ से ये माइनस साइन बाहर आकर के इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ से हमारा जो b का वैल्यू आ चुका है वो आ जाएगा म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई a, अब ब्रैकेट में साइन 5/1 प्लस साइन 5/2, ये प्लस में साइन 5/2। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ चुका है b का, ये आ गया है। तो पूरा डेरिवेशन देख लिया आप लोग, इसको पॉज करके आराम से लिख लेंगे। इसको थोड़ा कहीं साइड में ही रफ वर्क करना, जिस तरह से हम यहाँ पे कर दिए हैं ना, तो उस तरह से आप लोग ये रफ वर्क है तो ये कहीं पे आप लोग जगह बना कर सकते हैं। और पूरा डेरिवेशन ये इस तरह से है। ये बोर्ड में कम से कम आएगा तो 5 से 7 नंबर का ही होगा। तो इनको पॉज करके एक बार आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये बेसिक बात थी, इनको हम आपको याद दिलाने के लिए किए, इसलिए इसको बॉक्स बना के घेर दिए हैं। चलिए लिख लिया, तो चलिए इसको थोड़ा मिटा करके यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन बात है जो बताने वाले हैं, उसके बाद ही आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, वरना अटक जाइएगा कहीं पे और आंसर मैच नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ चुका है वो b इक्वल टू आ चुका है म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई a साइन 5/1 प्लस साइन 5/2। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया है। यहाँ से a जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। इस बात को अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ से पता चलेगा आपको। a परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से देखिए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वायर से। अब दूसरा ये 5/1 और 5/2 जो मेजर कर रहे हैं, 5/1 एंड 5/2 मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए अभी दिखा रहे हैं, इनको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं। देखिए ये डिस्टेंस उस ऊपर गए हैं तो 5/1 हम लोग लिए हैं, और जब नीचे आए हैं तो 5/2। जब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे 5/1 हो चाहे 5/2 हो, दोनों को पॉजिटिव रखना है। इसलिए कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में ही कर दिए हैं माइनस प्लस,
तो ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पे जा करके माइनस माइनस प्लस माइनस के चक्कर फंसे रहेंगे, फिर फाई 2 को माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लोग माइनस साइन ले चुके हैं, तभी ये फार्मूला आया है फाई 1 प्लस फाई 2। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 कब लिया है? जब माइनस हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। अब वहाँ पे जब वैल्यू लेना है, चाहे नीचे लें चाहे ऊपर लें, वहाँ दोनों में हम लोग फाई 1 का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे और फाई 2 का भी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है। फाई 1 और फाई 2 को दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया है। तो ये बेसिक बात है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में इसको रखना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो इनको पॉज कर लीजिए और उसके बाद नोट करिए। हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन देंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 5-7 कराएंगे, उसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक करंट कैरिंग कोई वायर है, इनसे करंट फॉलो हो रहा है 2 एम्पियर का। इससे 10 मीटर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, ये 10 मीटर है। और इन दोनों का एंगल जो दिया गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एंगल दिया हुआ 45 डिग्री, और नीचे से भी दिया हुआ है, ये भी 45 डिग्री। पूछ रहा है फाइंड बी एट पॉइंट पी। तो यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। यहाँ पे वेक्टर साइन दिया गया है तो मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन भी है। अगर चाहे तो आप लोग इसे पॉज करके एक बार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले देखिए कि हम लोग को ए पता है, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। फार्मूला जो हम लोग को लिखे थे, फार्मूला क्या था? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा फार्मूला है। तो हम लोग को देखना फाइंड करना कि यहाँ पे देखिए करंट आई दिया हुआ है, तो आई का वैल्यू 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो इसको 2 एम्पियर यहाँ से लिखेंगे। और ए दिया हुआ, ए क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यहाँ पे देखेंगे ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ 10 मीटर, तो यहाँ से 10 मीटर लिख लेंगे। फाई 1 अपर डायरेक्शन में, एक ऊपर चले हैं तो फाई 1 क्या है? 45 डिग्री प्लस में ऊपर की तरफ है, और दूसरा नीचे तरफ होना चाहिए, तो ये भी नीचे की तरफ है। ये देखिए इस लाइन से नीचे की तरफ है, तो यहाँ भी फाई 2 भी दिया हुआ है। यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर नहीं रखना, हमेशा ऊपर कंसिडर करें चाहे नीचे, दोनों में पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ भी 45 डिग्री दिया हुआ है। सारा वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो B इक्वल टू देखिए म्यू नोट बाय 4 पाई का वैल्यू बताए थे। म्यू नोट बाय 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10 का पावर माइनस में 7 होता है। ये एसआई यूनिट में होता है। तो चलिए हम लोग अभी एसआई यूनिट में ही चल रहे हैं, क्योंकि जो लेंथ का एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, और करंट का एम्पियर और एंगल जनरली थीटा मेजर करते हैं, तो इसके बारे में तो कुछ बात करना ही नहीं है। तो ये म्यू नोट बाय 4 पाई है, जिनकी जगह पर रखेंगे 10 का पावर माइनस में 7 इंटू करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। और ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर, तो इसको 10 रखेंगे यहाँ पे। साइन फाई 1 तो साइन 45 प्लस यहाँ से साइन फिर से फाई 2 भी 45 आ जाएगा। तो यहाँ से बी आ गया हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 10 के पावर माइनस 7 डिवाइड बाय 5 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। यहाँ से 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 1/√2 2/√2, तो √2 ऊपर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी का वैल्यू जा जाएगा हमारा वो √2 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 का पावर माइनस 5, ये टेस्ला आएगा। अगर इसका डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो चलिए इसको यहाँ से वेक्टर लगा देते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं। तो डायरेक्शन यहाँ पे देखिए कार्टेशियन फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है, तो थंब को करंट डायरेक्शन में कर्ल करना उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये इनसाइड जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनवार्ड, इनवार्ड डायरेक्शन।
अगर म्यू का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई जो होता है वो होता है 10 का पावर माइनस में 7 SI यूनिट में। अगर हमको इसका वैल्यू चाहिए तो यहाँ से देखिए B इक्वल टू क्या निकाले थे, इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। D बराबर फार्मूला क्या था, म्यू नॉट I DL साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर। तो इनका यूनिट होता है टेस्ला, तो यहाँ पे टेस्ला को T मान लेते हैं। ऊपर देखिए करंट का एम्पियर होता है म्यू इंटू एम्पियर, DL का ये लेंथ है तो इसको मीटर कह देंगे, और ये 4 पाई तो कॉन्स्टेंट का कुछ यूनिट होता नहीं, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मीटर थे, 1 मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए म्यू का वैल्यू जो म्यू नोट का जो वैल्यू आ गया यूनिट, यहाँ से म्यू नोट का यूनिट जो आया है ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर है, इसको टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिखें। अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बस दिमाग में आप लोगों को याद रखना है कि जो म्यू नोट बाय 4 का वैल्यू होता है 10 का पावर माइनस 7 SI यूनिट में। अगर यहाँ से कोई म्यू का वैल्यू निकालना चाहता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई से, 4 पाई इक्वल टू 10 का पावर माइनस में 7। ये भी SI यूनिट की बात करेंगे तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हो गया। ये शुरू में बताना भूल गए थे तो अब देख लीजिए, म्यू नोट बाय 4 का पाई का वैल्यू 10 का पावर माइनस 7 SI यूनिट में रखेंगे। अगर SI यूनिट क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का, मीटर लेंथ का, एम्पियर करंट का होता है। तो इनको एक बार पॉज करके अच्छी तरह से लिख लें, और सेकंड क्वेश्चन देने वाले हैं उनको आप लोग पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करेंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ एक स्क्वायर है। चलिए देखिए एक स्क्वायर बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए ठीक है रहने दीजिए। ये एक स्क्वायर है, इनसे करंट फॉलो हो रही है I, ये इसमें करंट I फॉलो हो रहा है, इससे करंट I फॉलो हो रहा है। इनका साइड दिया हुआ है, अगर ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सब बराबर हो जाएगा तो एक लेंथ तुम दे देते, मान के चलिए ये A दिया हुआ है, पता चल गया। और इसका सेंटर पे, इसका सेंटर पॉइंट जो है उसको P मान लिए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पूछ रहा है फाइंड B एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसको P पॉइंट पे। तो आप लोग एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो आपको बताए थे पहला क्वेश्चन, वो कंसेप्ट लगाना है। यहाँ से आपको एंगल फाइंड करना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है P से लेकर के वायर के बीच का। तो एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करेंगे। चलिए देखिए अब हम करने वाले हैं। तो जनरली इसको फर्स्ट वायर मान लेते हैं, इसको फर्स्ट वायर, इनको सेकेंड वायर, इनको थर्ड वायर, इनको फोर्थ वायर। फिर देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट वायर सेकंड वायर थर्ड वायर फोर्थ वायर की वजह से डायरेक्शन सिंपल डायरेक्शन देखते हैं। इनकी वजह से देखेंगे तो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, तो P पॉइंट पे कर्ल करना है तो ये आउटवर्ड आ रहा है। B की वजह से देखना है तो ये भी आउटवर्ड आ रहा है, और थर्ड की वजह से देखना है तो थर्ड की वजह से भी आउटवर्ड, और फोर्थ की वजह से देखना है तो देखिए फोर्थ की वजह से अगर इसको करेंगे तो करंट डायरेक्शन में ये कि तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यानी कि B1 B2 ऐसे इसको मान लेते हैं, B1 मान लिए, इसको फर्स्ट है तो इसको इसकी वजह से जो आएगा इसको B1, इसको फर्स्ट है तो इस फर्स्ट वायर की वजह से जो करंट आएगा हम यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड उसको B1 मानेंगे, और सेकंड वायर की वजह से आएगा उसको B2, और इसकी वजह से B3, इसकी वजह से B4 आएगा। तो हम लोग एक कैलकुलेट कर लेंगे B1, उसके बाद देखेंगे। देखिए अगर सिमेट्रिकल देखा जाए तो चारों वायर की वजह से एक ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बराबर ही आएगा। तो यहाँ से हम इसको पहले इस पॉइंट पर मिला दिए, ये एक फाइनाइट वायर हो चुका है, और यहाँ से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये साइड पता है कि A है, पूरे ये साइड पता है हमको A है, तो यहाँ से ये साइड निकालेंगे तो ये A/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये A/2 आ जाएगा। और एंगल ये बाइसेक्टर है तो ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये बीच में सेंटर करेगा तो ये 45 नीचे भी आ जाएगा और 45 ऊपर भी आ जाएगा, ये 45 और ये भी 45, पता चल रहा होगा। फिर यहाँ पे जो होता है ये दोनों एंगल के बीच का भी एंगल जो 90, ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी है तो दोनों की तरफ भी 45 हो जाएगा। तो हमको यहाँ का एंगल चाहिए, ये भी 45 हो जाएगा
और ये भी 45 चाहिए। हमको इस एंगल से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को चाहिए ये ए आर, इसको हम जनरली आर मान लेते हैं, ये आर मान लिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर से इस पी पॉइंट का वो ए, ये आर है। तो यहाँ से हम आर अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। हमको ये पता है और ये पता है, तो यहाँ से देख लेंगे 1045 से करते हैं। अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इसमें देखिए ये a/2 है, तो यहाँ से देखिए अगर चाहेंगे तो पूरा देख लेंगे तो ऊपर से भी आ जाएगा। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, तो यह r जो हमारा आने वाला है वो a/2 हो जाएगा। पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग b निकाल सकते हैं, b1 इनकी वजह से जो आएगा इसको b1 कहते हैं। और किस तरफ आएगा, ये आउटवर्ड की तरफ आएगा। b1 निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई, और यहाँ पे जो दिया हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरली इसको r ही कंसिडर कर लेते हैं इसको फॉर्मूला में, साइन φ1 प्लस φ2, तो साइन φ1 प्लस साइन φ2 ये कर लेंगे। आप वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नोट बाय 4 पाई का वैल्यू पता है अभी 10 का पावर माइनस में 7 बताए हैं। अभी रहने दीजिए सबको, क्योंकि जनरली इसमें कुछ किसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो आर भी हमारा ए के टर्म में है और आई भी आई के टर्म में है, तो इसको भी रहने देते हैं इसी टर्म में, म्यू नोट बाय 4 पाई। और आर की जगह पे लिखेंगे a/2, आई तो आई दिया हुआ है। यहाँ पे φ1 क्या, साइन, ये φ1 देखेंगे तो 45 डिग्री आ गया। φ1 इस तरफ से एक φ1 एक दूसरा φ2, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसके इस तरफ गया है और ये इस तरफ गया है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। 45 प्लस साइन 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 दोनों मिलकर के 2/√2, तो √2 आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए इसको कर देते हैं, ये म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, 2 को ऊपर कर देते हैं। यहाँ से देखिए 1/√2 प्लस 1/√2, अब इसको कर देते हैं। फिर चलिए थोड़ा नीचे एक और स्टेप कर सकते हैं। यहाँ से b1 जो आ गया, सिर्फ हम अभी b1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ये √2 ये कर सकते हो, √2 डिवाइड होकर के यहाँ से ऊपर दोनों मिलकर के 2 आएगा, तो 2 में √2 से डिवाइड कर देगा तो बच्चे का ऊपर में 2√2। तो चलिए 2√2 बाहर कर लिए, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, ये b1 आ चुका हमको। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सारा चारों वायर तो सिमेट्रिकली ही है, सभी का डायरेक्शन भी सेम है, तो चारों वायर के वजह से सेम आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं सिंस b1 जो है वो b2 के बराबर है और b2 b3 के बराबर है और b3 b4 के बराबर है। तो अगर हमको b नेट निकालना है तो बताए थे प्रिंसिपल सुपरपोजिशन फॉलो करता है, तो ये b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, आज सबका डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम इसको चाहें तो इसको 4 b1 भी कर सकते हैं। अब b1 का डायरेक्शन किस तरफ आया है, तो ये आउटवर्ड आया है, तो इनको आउटवर्ड लिख सकते हैं यहाँ से, आउटवर्ड। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे b नेट जो आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, ये 4 कैंसिल, तो यहाँ से b नेट जो आ गया हमारा वो आ गया है 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय पाई ए। देखिए तो एक वायर का हम लोग निकाल करके सभी वायर को उतना ही आएगा, तो सबको ऐड कर दिए हैं। तो इसी से मिलता जुलता हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देंगे, उसके सेंटर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पॉज करके हर कोई ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि बस इंतजार में रहेंगे कि सर सोल्यूशन को देख देंगे तो वहाँ से देख लेंगे, तो इस तरह से नहीं करना है। अपना खुद ट्राई करके उसको सॉल्व करना है, फिर बाद में सोल्यूशन देखना है। तो इनको पॉज करके लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही दिखना चाहिए। ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एज्यूम कर लीजिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दिख नहीं रहा है ये इक्विलेटरल की तरह। तो चलिए पहले हम 3 पॉइंट ही कंसिडर कर लीजिए, 1, ये 2 और ये 3, शायद अब हो सकता है। इनसे करंट इस तरफ से जा रहा है, I1 इस तरफ से गया, ये I और ये इस तरह से। साइड तीनों बराबर होएगा, और जो बराबर साइड है इनमें से मान लीजिए ये साइड दिया हुआ है A, इनके बीच में दिया हुआ है, इसके बिल्कुल सेंटर पे, इसके सेंट्रॉइड पे दिया हुआ है, क्योंकि ट्रायंगल में सेंट्रॉइड बीच में ही होता है। तो यहाँ पे P पॉइंट दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट चला इसी P पॉइंट पे है। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पॉज करके हर कोई ट्राई करेंगे। आप इसको पता होगा कि इक्विलेटरल एंगल में ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये 60 ये 60 ये 60 हो जाएगा, और साइड भी सब बराबर हो जाएगा। तो पॉज करके एक बार ट्राई हर कोई करेंगे। कर लिए, चलिए देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि एक पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे वायर, और इसको हम लोग जनरली इस बार भी आर ही कंसिडर कर लेते हैं। ए दिया ही है तो हमको चाहिए इस वायर को लेकर के, यहाँ से लेकर के इसको इससे मैच कराएंगे, और फिर इससे लेकर के इसको मैच कराएंगे। इनको फर्स्ट वायर मान लेते हैं, फिर से इनको सेकेंड वायर, इनको थर्ड वायर मान लिए। तो करंट इस बार इस तरफ जा रहा है, तो इसके साथ देखेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड आने वाला। देखिए करंट को रखें थंब के डायरेक्शन, थंब को रखें किस डायरेक्शन में, तो इस P पॉइंट पे कर्ल करेंगे तो देखिए इनवर्ड जा रहा है, तो इसका भी इनवर्ड, इनका भी इनवर्ड, और यहाँ से देखेंगे तो इनका भी इनवर्ड ही आएगा। तो ये देखिए ये भी इनवर्ड ही जा रहा है, तीनों का इनवर्ड ही जा रहा है। तो तीनों वायर का लेंथ भी सेम है, और सबसे एंगल जो बनेगा P पॉइंट पे सब सेम होगा। तो हम किसी एक की वजह से निकालेंगे और B2 और B3 उनके बराबर ही कर देंगे। तो पहले हम B1 निकालने जा रहे हैं। तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। टोटल एंगल 60 होता है, अगर 20 से कट गया तो ये 30 आ जाएगा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60। हमको यहाँ का एंगल चाहिए। ये भी फिर क्या जाएगा, ये एक इस तरफ आएगा और एक दूसरे तरफ, तो ये भी 60 आ जाएगा। तो हमको एंगल पता चल चुका, बस ये R निकालना है, और टोटल लेंथ हमको यहाँ से वहाँ तक A दिया हुआ है, तो ये A/2 आ जाएगा, दिख रहा है। तो ये A/2 आ गया है। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है तो देखिए ये पता है हमको, ये R निकालना है, तो यहाँ से tan थीटा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, A/2, अब बेस R है, तो इस R को इस तरफ भेज देते हैं। R इक्वल टू आ जाएगा A/2 इंटू 1/tan 60। tan 60 का वैल्यू जानते ही होंगे आप लोग, √3 होता है। तो यहाँ से R का वैल्यू जो आ चुका है A/2 इंटू √3। तो R पता चल चुका है हमको, A/2 √3। ये जनरली सब मीटर में ही है, तो इसको मीटर ही रखिए। ये क्या है, मीटर में था। तो R पता चल चुका हमको, ∅1 60 डिग्री और ∅2 भी 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग B1 फाइंड कर लेंगे सीधा, एक फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको B1 मान लेते हैं। तो ये B1, तो फार्मूला μ0I डिवाइड बाय 4 R परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर R इंटू sin ∅1 प्लस sin ∅2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो μ0I डिवाइड बाय 4 R की जगह पे क्या पुट करना है, A/2 √3, A डिवाइड बाय 2 √3 इंटू sin 60 प्लस sin 60। sin 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, √3/2 होता है, तो √3/2 आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं एक बार और, ये B1 है।
म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई, ये ए इसको उस तरफ ऊपर भेज देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2√3 इंटू ये मल्टीप्लाई में यहाँ से आ जाएगा। देखिए ये √3/2 इसका वैल्यू √3/2 तो यहाँ से आ जाएगा √3। चलिए कर देते दोनों, ऐसा ना कोई टेंशन हो आप लोगों को। √3/2 हो गया तो दोनों मिलकर √3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये √3 इंटू √3 मिल करके 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ से B1 जो आ चुका है हमको 6 म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए B1 आ चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से B1 B2 और B3 बराबर ही होगा। चलिए ठीक है, इसलिए कि B1 बराबर B2, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थ्योरम बराबर है। तो यहाँ से हम लोग बी नेट अगर निकालना चाहेंगे तो कर सकते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3। अच्छा इसको हम 3B1 कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो देखिए आ जाएगा, इसको डिवाइड ही कर दीजिए, ये 3 और ये 2, ठीक है 3 इंटू 3 9/2। यहाँ से बी नेट जो आ चुका है वो, अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो सब डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा था, यहाँ से सॉरी इनवर्ड आ रहा था, इनवर्ड, तो ये इनवर्ड है। तो देखिए बी नेट जो आ चुका है वो 3 3 9 म्यू नोट आई, यहाँ से 9/2 म्यू नोट आई डिवाइड बाय पाई ए, ये सब किस तरफ आ जाएगा, इनवर्ड। दिख गया? तो इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये एक वायर है जिसमें करंट इस तरफ फॉलो हो रहा है और इसका लेंथ L दिया हुआ है, लेंथ टोटल दिया हुआ है L है। इसके मिडिल पॉइंट से एक R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, इससे करंट फॉलो P हो रहा है, इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट है। यहाँ से देख लीजिए, पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फिर से सेम क्वेश्चन है, तो इस बार थोड़ा हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए dB बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से B dB बराबर इस तरह से म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई इंटू DL क्रॉस R डिवाइड बाय R3। बेसिक फार्मूला यही था, डायरेक्शन और इंटीरियर दोनों लगाने के लिए हम लोग इसी से फार्मूला भी ड्राइव किए थे स्ट्रेट वायर की वजह से। तो चलिए यहाँ से देख रहे हैं कि ये वायर से अगर हमको एंगल निकालना है यहाँ से, तो φ1 का भी वैल्यू हमको 0 आने वाला है। देखिए यहाँ से ये दोनों का है, देखिए ये L भी अगर DL देखिए करंट इस डायरेक्शन में हो और रेडियस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो L भी इसी तरफ से है और ये R का डायरेक्शन देखिए। तो यहाँ से साफ साफ लिख सकते हैं कि DL जो है पैरेलल है R, DL का डायरेक्शन भी इस तरफ, R का डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो जब दोनों पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग dB डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। dB जो आ गया हमारा 0 आ गया है। अगर आप यहाँ से इस फार्मूला पे sin θ1 प्लस sin φ1 प्लस sin φ2 अगर इस पर पुट करना चाहेंगे तो चलिए देखिए, इसको लिखिए म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए sin φ1 प्लस sin φ2। तो यहाँ से देखिए φ1 भी यहाँ से 0 आ जाएगा, φ1 भी 0 और φ2 भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो दोनों एक ही एलोंग लाइन के एलोंग एक ही लाइन में है। तो यहाँ से दोनों का एंगल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ से B का वैल्यू वो भी 0 आ जाएगा। तो एक बात लिख सकते हैं यहाँ से, जब भी एलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड एलोंग द वायर ऑलवेज 0 होता है। तो एक बात इसको स्टार मार के लिखेंगे,
B along the wire is always 0। जब भी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे B जो आ जाएगा हमारा वो 0 हो जाएगा, B 0। तो इनको भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से फाइंड करेंगे। तो दोनों को फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं इनफाइनाइट वायर की वजह से। यहाँ से लिखेंगे B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट वायर है, नीचे भी गया है और ये ऊपर भी गया। ऐसे डिस्टेंस तो हमेशा दिया ही रहेगा। तो ये ए डिस्टेंस पे P पॉइंट है और मैग्नेटिक फील्ड इसी P पॉइंट पे निकालना है। तो जनरली फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है B का, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ए दिया हुआ ही है, फाइंड करना। इससे करंट फ्लो हो रही है I, इससे करंट I जा रही है। हमको फाई 1 और फाई 2 हमको पहले फाइंड करना है, फाई 1 और फाई 2 कितना आएगा। तो देखिए फाई 1 किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता था। तो यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो इनफाइनाइट किसको कहते हैं, जब इनफाइनाइट में मिलेंगे तो दो लाइन को इस तरह भेजेंगे कि वो पैरेलल हो तो इनफाइनाइट मिलेगा। तो जनरली हम इसको इस तरह से कर देते हैं, मान के चलिए ये कहीं ना कहीं जा करके पूरे इनफाइनाइट में मिला है। तो ये एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री होगा। लाइन के हम इसको थोड़ा टेढ़ा करके मिला दिए हैं, बस आप फीलिंग को समझिए कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और जा करके इनफाइनाइट में मीट करेगा। तो यहाँ से हमारा फाई 1 जो आ जाएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा और फाई 2 नीचे होता था। तो यहाँ से इसको पीछे भेजेंगे, कब पैरेलल होगा, जब ये 90 डिग्री पे जाएगा। तो यहाँ से फाई 2 भी 90 पे चले जाएगा। तो यहाँ से B अगर हम निकालना चाहें तो देखिए B आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई A साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का वैल्यू जानते हैं, ये होता है 1, ये भी 1, तो ये 2 आ जाएगा। तो ऊपर से कर सकते हैं हम लोग B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई A इंटू 1 प्लस 1, इसको 2 ही कर देते हैं, ये 2 है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2। तो हमको जो B आ गया है इनफाइनाइट वायर की वजह से वो म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई A। इसको हमेशा याद रखना, इसको लर्न कर लेना है, इसको याद कर लेना है। इसी तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर के हमसे निकालना चाहेंगे तो यहीं देख लीजिए छोटा सा। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, एक एंड फिक्स होगा और दूसरा फ्री होगा। तो ये एंड फिक्स है और ये डॉट 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 मान के चलिए इनफाइनाइट तक गया है। इससे ए डिस्टेंस पे निकालना हमको मैग्नेटिक फील्ड। ये ए डिस्टेंस हो गया है। तो ए के लिमिट तो देखिए इसका चले जाएगा फाई 1 जो यहाँ से आने वाला है वो 90 आ जाएगा और फाई 2 तो वहीं पे आएगा। तो फाई 2 0 है, फाई 2 0। फॉर्मूला अप्लाई यही करेंगे। तो इस बार क्या आ जाएगा, फाई 1 की जगह 90 आ जाएगा और फाई 2 की जगह पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से B जो सेमी इनफाइनाइट की वजह से आया है वो सेमी इनफाइनाइट की वजह से देखिए यहाँ पे 1 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए म्यू नॉट I बाय 4 पाई A ये आ चुका है। और इनको भी याद कर लेना है। इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई A, सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई A। जस्ट इसका डबल है। तो
बस यही है आज कर लीजिए। इसके बाद क्या है, 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप करेगा आपका। कभी बताए थे कि क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, या ऊपर या नीचे जाना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कराते, सब कुछ क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा मत होना। इससे करंट फ्लो हो रही है I, और यहाँ से लेकर के ये पॉइंट P है। और रुकिए 1 मिनट, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो ये लेंथ दिया हुआ D है, और ये एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री है। पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट B। क्वेश्चन है फाइंड B एट पॉइंट P। तो चाहें तो इसको आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते, पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसको पहले हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था। इसको फॉर्मूला में पहले हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से देखेंगे वो क्या कहना चाह रहा था। तो म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही है। I दिया हुआ है, तो I दिया हुआ, मान चलिए I ही दिया हुआ है, तो I दिया हुआ, I भी गिवन है। तो हमको यहाँ से A जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से तो आ नहीं सकता, तो हम इसको डॉट लाइन जैसे मिलाए यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को A मानेंगे। ये डिस्टेंस जो हमारा यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो A निकालना चाहेंगे तो देखिए ये D है, तो इसे 30 डिग्री एंगल है, तो इसको नीचे करेंगे तो D cos 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा A जो आ जाएगा वो D cos 30, और जानते हैं cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से √3/2 D लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू तो पता चल चुका है, √3/2 D आ गया है। तो आपको पहले पुरानी बात याद दिला देते हैं कि अगर इस तरह से कोई वायर होता है, अगर इस पॉइंट पे लेते हैं तो फाई 1 ऊपर की तरफ मेजर करते थे और फाई 2 नीचे की तरफ मेजर करते थे। तो चलिए मेजर कहाँ से करना है, इस परपेंडिकुलर लाइन से। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो फाई 1 ऊपर से लेकर के ऊपर चलेगी। पहले फर्स्ट वाले वायर को फाई 1 कहते थे, तो यहाँ से फाई 1 = 60 डिग्री आ जाएगा। और फाई 2 देखिए, फाई 2 अगर कोई 30 लिखा है तो ये गलत है। गलत इसलिए हो जाएगा कि हम सीधा एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो उल्टा घूमना हमको। चलिए इसको उल्टा घूमते हैं। तो यहाँ से घूमना स्टार्ट करेंगे तो फिर देखिए नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, देखिए अब मिल चुका है। ये इतना घूमने के बाद आ गया है। तो पूरे घूमने के बाद कितना है, तो टोटल एंगल हो गया 360। जब एक बार कोई सॉरी एक बार कोई एक पॉइंट से सर्कुलर घूमता है तो ये 360 एंगल फाइंड करता है। तो यहाँ से देखिए टोटल एंगल जो है 360 है, उसमें 30 डिग्री कम है, तो ये एंगल जो आ जाएगा वो 330 आ जाएगा। 330 फाई 2 का वैल्यू 330 है। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं सोचना है, हम पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो बस फाई 1 फाई 2 का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू को। अब इनका काम कोई नहीं है, इसको मिटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू निकालने वाले हैं B का। B = म्यू नॉट I बाय 4 पाई, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई। एक जगह पे क्या रखना, √3/2D, क्योंकि हमको D गिवन है। ए तो दिया नहीं था, ए को हम कंसिडर किए, D गिवन था।
ये हो जाएगा √3/2D। यहाँ से एक बार sin 60 और प्लस sin 330। अब बहुत लोगों को दिमाग में आ नहीं रहा और sin 330 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग याद कीजिए। 90 फिर 180 फिर 270, यहाँ से 30 होता था। अगर इससे उल्टा चलते हम 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री उल्टा चल दें, या 360 माइनस इसको 30 कर देंगे तो बात बराबर हो जाएगा। तो इसको हम चाहें तो sin 360 माइनस 30 करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस sin 30। सिंपल है। तो इनको क्या लिखेंगे, माइनस sin 30 लिखेंगे। तो यहाँ से b जो आ जाएगा हमारा म्यू नॉट, इस 2 को ऊपर भेज देते हैं, 2i डिवाइड बाय 4πd√3 इंटू sin 60 का वैल्यू, चलिए अभी sin 60 रहने दीजिए, इसको sin 60 इनके जगह पे ऊपर से देखिए माइनस sin 30 हो गया। sin 60 का वैल्यू जानते हैं √3/2 और इसका 1/2, तो b इक्वल टू जो आ चुका है यहाँ से 2 म्यू नॉट i डिवाइड बाय 4πd√3 इंटू √3/2 इंटू 1/2। इसको √3 माइनस 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए म्यू नॉट i इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 4πd√3, तो ये आंसर आ चुका है, दिख गया। चलिए इसी के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और कर देते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। सेमी इनफाइनाइट वायर है और उसमें थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग पॉज करके एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट टाइम देंगे, उससे जूझेंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देखेंगे। ऐसा नहीं कि पॉज कर करके हटाए उसको फटाक से सोल्यूशन देख लिए। तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे, इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ से एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। यहाँ से ये एंगल दिया हुआ है 45, ये डिस्टेंस दिया हुआ है नीचे d, और इसी यहाँ पे P दिया हुआ है। इनसे करंट जो फ्लो हो रही है I इस तरह से। देखिए इन्फॉर्मेशन, ये 45 डिग्री एंगल दिया हुआ, ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस D है। क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करेंगे। कर लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको देखना होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से दिया है कि नहीं दिया हुआ। तो वायर तो इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर से इस तरफ होगा, तो यहाँ इस तरफ से तो आने वाला नहीं है। इसको थोड़ा सा डॉट लाइन करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो डॉट लाइन करके इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए, तो इससे परपेंडिकुलर गिराएंगे इस पर। तो ये परपेंडिकुलर गिर चुका है। यहाँ पे आप देखिए ये 90 डिग्री दिख रहा है हमको। ये डिस्टेंस ए, हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। पता चल रहा है। तो चलिए हमको ए पता चल चुका, तो ए इक्वल टू जो यहाँ से लिखेंगे तो पता है कि डी cos 45 हो जाएगा। ये पता होगा ना इस तरह से। अगर जैसे मान के चलिए ये एंगल होता है, मान के चलिए ये इसको कहते हैं डी, ये थीटा है, तो इनका कंपोनेंट अगर इस बी के अलोंग लेंगे तो ये इस पे जो आता है उसको कहते हैं डी कोस थीटा, और ये डिस्टेंस इधर जो होता है उसको डी साइन थीटा कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसी तरह से यहाँ से हम निकाल लिए हैं। तो चलिए ये आ चुका है डी कोस 45 डिग्री। पता चल गया।
तो चलिए यहाँ से a का वैल्यू तो हमको पता चल चुका है कि ये d cos 45 1/√2। तो चलिए इसको d/√2 सीधा लिख सकते हैं, d/√2। ये तो काम ख़त्म। अब हमारा काम है φ1 φ2 को फाइंड करना। φ1 इस पॉइंट से चलेंगे, इस पॉइंट से चलेंगे तो φ1 कब होगा, ये लाइन कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, तब जाकर मीट करेगा। तो φ1 तो 90 डिग्री हमको पहले पता चल चुका कि ये 90 डिग्री है। अब φ2 फाइंड करना है। तो φ2 क्या है, नीचे से घूमना है। अब जब नीचे से घूमेंगे तो देखिए एक ऊपर गए, इस तरह से लेके यहाँ तक गए तो 90 डिग्री पुर गया। अब नीचे से जाना, इस सेकेंड वायर पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से घूम घुमा करके यहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखिए 360 में 45 डिग्री एंगल कम घूमे तो φ2 का वैल्यू 315। ये अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो देखिए यहाँ से, अगर ये वायर हमारा यहाँ पर होता और यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, ये 45 डिग्री है तो ये घुमा करके इस तरह से यहाँ पे आएंगे तो पूरे 360 घूमने में कितना एंगल बच गया है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये टोटल एंगल जो होगा वो 315, ये 315 है। और वही थोड़ा सा फिगर टेढ़ा इसलिए आपको अजीब टाइप लग रहा होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। हमको φ1 φ2 पता चल चुका है, ए पता चल चुका है, फार्मूला पुट करेंगे, अब आंसर सीधा आ जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला पुट करेंगे, b = μ0I / 4πa sin φ1 प्लस sin φ2। तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम, μ0 की जगह μ0 ही रहेगा, i की जगह पे i, 4π। अब a की जगह पे क्या d/√2 है तो इसको d/√2 नीचे कर देंगे। यहाँ से एक बार sin 90, एक बार sin 315। फिर बात बताए थे, इसको sin 315 को लिख सकते हैं sin 360 - 45। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस sin 45, ये माइनस sin, ये 5 का मोड़ टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये sin 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा μ0I / 4πd, इस √2 को ऊपर भेज देंगे। इसका वैल्यू चलिए अभी रहने दीजिए, sin 90 ही, और ये हो जाएगा माइनस sin 45, sin 45 है। इनका 1, इसका 1/√2, μ0I / 4πd। अब ये √2 को रहने दिया जाए बाहर, तो 1 - 1/√2। तब देखिए ये √2 - 1, ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ से b, अगर हमको डायरेक्शन भी दिखा देंगे तो डायरेक्शन तो दिखाना आसान बात है, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा, √2 - 1 को पहले ही कर लेते हैं, ये μ0I / 4π। अब डायरेक्शन यहाँ से देखना है तो करंट इस तरफ चल रहा है, इस तरफ देखेंगे तो ये इनवर्ड की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन इसका इनवर्ड है। तो आज का थोड़ा लेक्चर लेंदी हो गया, तो आप लोग घबराने की बात कुछ नहीं है, बस लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कराए हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते ही, टेक केयर, बाय बाय।